18.1 प्रस्तावना। गत 200 वनों से भी अधिक उदारवाद राजनीतिक दर्शन में एक प्रभुत्वकारी तत्व रहा है। अपने पहले अवतरण, जिसे अब शास्त्रीय अथवा नकारात्मक उदारवाद कहा जाता है और जो बाद के सकारात्मक अथवा कल्याणकारी उदारवाद अथवा नवोदारवाद से अलग है, अन्य सभी से अलग, वह उदारवाद स्वतंत्रता का समर्थन करता था। जबकि एक राजनीतिक मत सिद्धांत के रूप में शास्त्रीय नकारात्मक उदारवाद व्यक्ति के कुछ एक हस्तांतरणीय प्राकृतिक अधिकारों का पक्ष लेता था, अपने आर्थिक रूप में यह हस्तक्षेपी अथवा स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था का प्रवक्ता था। उदारवाद के इन दो अभिधारणाओं के कारण यह शीघ्र ही पूंजीवाद की आर्थिक विचारधारा बन गया, जिसका उद्देश्य पूंजीवादी वर्ग के हितों की रक्षा तथा उनका प्रोत्साहन करना था। जहां एक और ऐसी अर्थव्यवस्था ने पूंजी को कुछ ही हाथों में केंद्रित किया, वहां उन्होंने सर्वहारा, मजदूर वर्ग के अलगाव तथा शोषण को बढ़ावा दिया। अपनी इन कमजोरियों के कारण उदारवाद का किन्हीं अनेक दिशाओं में खंडन होने लगा। शास्त्रीय उदारवाद तथा हस्तक्षेपी अर्थशास्त्र पर एक क्रमबद्ध व तीखा कड़वा प्रहार कार्ल मार्क्स ने किया था और उन्होंने यह दावा भी किया था कि सर्वहारा वर्ग समस्त पूंजीवादी व्यवस्था को क्रांतिकारी साधनों से उखाड़ फेंक अपने अलगाव व शोषण से छुटकारा पा सकता है। अपने राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक दर्शन के विवादात्मक स्वरूप के कारण मार्क्सवादी विचार एक सशक्त उदारवाद विरोधी राजनीतिक विचारधारा को रूप में उभरे, जिन्हें समाजवाद अथवा साम्यवाद के रूप में जाना जाता है। वास्तव में गत 150वीं के उदारवाद तथा मार्क्सवाद दो मुख्य प्रतियोगी विचारधाराओं में एक दूसरे के आलोचकों व प्रहारकों के रूप में दिखाई दे रही हैं। इस समस्त प्रक्रिया में उदारवाद तथा मार्क्सवाद, सिद्धांत व व्यवहार दोनों में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। स्वयं उत्तर मार्क्सवादियों ने आरंभिक मार्क्सवादी सूत्रणों को संशोधित, रूपांतरित तथा अभिवृद्धित किया है। इस संदर्भ में भी लेनिन तथा माओ जेडॉन्ग के योगदान विशेष तथा उल्लेखनीय हैं। इस इकाई में विद्यार्थियों को मार्क्सवाद के महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित कराना है, विशेषतः मार्क्स, लेनिन तथा माओ के विचारों के प्रकाश में। मार्क्स, लेनिन तथा माओ मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतकार हैं। इनमें प्रत्येक ने अपने अपने ढंग से लाखों लोगों की सोच को प्रभावित किया है तथा 20वीं शताब्दी के विश्व की शक्ल ही बदल दी है। जबकि मार्क्स ने इस परिवर्तन के लिए सैद्धांतिक नींव प्रदान की, लेनिन तथा माओ ने अपने अपने समाज को सफलतापूर्वक निरूपण करने का प्रयास किया है। लेनिन ने भूतपूर्व सोवियत संघ के समाज को तथा माओ ने जनवादी चीन के समाज को, दोनों ने अपने अपने समाजों की विशेष परिस्थितियों में मार्क्सवादी सिद्धांतों व मान्यताओं को लागू करने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने प्रारंभिक मार्क्सवादी अभिधारणों में कुछ नए आयाम जोड़कर तथा उन अभिधारणाओं की पुनः व्याख्या करके मार्क्सवादी सिद्धांत व व्यवहार में अभिवृद्धि की है। इनमें प्रत्येक के योगदान को संक्षेप में निम्नलिखित बताया जा सकता है। 18.2 कार्ल मार्क्स 1818 से 1883, 5 मई 1818 को ट्रायर, जर्मन में जन्मे मार्क्स ने पहले बॉन विश्वविद्यालय तथा बाद में बर्लिन विश्वविद्यालय में विधि का अध्ययन किया। बर्लिन विश्वविद्यालय में मार्क्स युवा हेगलवादी आंदोलन की ओर आकर्षित हुए, जो न केवल प्रशियन सरकार की आलोचना करता था, अपितु ईसाई धर्म की भी। क्योंकि मार्क्स सरकार विरोधी आंदोलन के निकट थे, इसलिए सरकार तथा विश्वविद्यालय के द्वार उनके लिए बंद हो गए थे। अतः उन्होंने पत्रकारिता को अपना व्यवसाय बना लिया तथा 1842 में रिहिंश जीतुंग पत्र का संपादक बने। संपादक के रूप में उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध कटु आलोचकीय लेख लिखने आरंभ कर दिए। प्रशियन शासक मार्क्स के विचारों से काफी अप्रसन्न थे, अतः इस पत्र को बंद करने के आदेश दे दिए गए। जर्मनी में अपने आप को घुटन की स्थिति में पाते मार्क्स 1843 में फ्रांस आ गए। पेरिस में अपने वास के दौरान मार्क्स फ्रांसीसी समाजवादियों के संपर्क में आए तथा जर्मन प्रवासियों को संगठित करना आरंभ कर दिया। पेरिस में ही मार्क्स ने अपनी मुख्य रचना इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्टस की P.M. 1844 में लिखी, जो पहली बार 1932 में प्रकाशित हुई थी। इस रचना का केंद्रीय विनय अलगाववाद, एलियनेशन था। अपने पेरिस वास के दौरान मार्क्स फ्रेडरिक एंगल्स के संपर्क में आए, जो उसके जीवन पर्यंत मित्र तथा हितकारी रहे। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण 1844 में ही मार्क्स को फ्रांस भी छोड़ना पड़ा था। एंगल्स के साथ मार्क्स बेल्जियम आ गए। मार्क्स 3 वर्ष तक बेल्जियम रहे और वहीं उन्होंने इतिहास का गहन गंभीर अध्ययन किया, जिसके कारण बाद में उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत अर्थात इतिहास की भौतिक व्यवस्था की सुप्रसिद्ध अवधारणा प्रस्तुत की। इस सिद्धांत का विवरण मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर लिखी व जर्मन आइडियोलॉजी दिया था। P.M. की भांति द जर्मन आइडियोलॉजी भी मार्क्स के जीवन के दौरान प्रकाशित नहीं हुई थी। इसी समय मार्क्स ने कम्युनिस्ट लीग में प्रवेश किया, जो जर्मन प्रवासियों का एक संगठन था। जब इस लीग की 1847 में लंदन में बैठक हुई, तो मार्क्स तथा एंगल्स को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखने का काम सौंपा गया। 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रचना ने यूरोप में मजदूरों द्वारा सुझावित क्रांतियों के लिए खासा वातावरण बना दिया। 1848 में फ्रांस के बाद पुनः जर्मनी में आकर मार्क्स ने रिहिंस जीतुंग का पुनः प्रकाशन आरंभ कर दिया। पहले की भांति मार्क्स ने प्रशियन सरकार की अपने संपादकीय लेखों में खूब आलोचना की तथा पहले की भांति इस पत्र को फिर बंद करने के आदेश दिए गए। मार्क्स 1849 में इंग्लैंड आ गए तथा 1883 में अपनी मृत्यु तक लंदन में रहे। इंग्लैंड में मार्क्स के 34 वनों के वास के दौरान उनमें 2 प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले। पहला, वह धीरे धीरे परंतु नियमित रूप से दर्शन से अर्थशास्त्र की ओर बढ़ते चले गए। अलगाववाद, जो P.M. का केंद्रीय विनय था, मार्क्स उस अवधारणा से होते हुए शोरान की अवधारणा के विश्लेषण की ओर बढ़ गए। आर शर्मा द्वारा लेख कार्ल मार्क्स अलगाववाद से शोषण तक, जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, खंड 40, संख्या 3, सितंबर 1979, पृष्ठ 339 देखें। उन्होंने गंभीर आर्थिक प्रश्नों जैसे मजदूरी, पूंजीवाद तथा अतिरिक्त मूल्य का गहन अध्ययन किया। दूसरा, उन्होंने लंदन वास के दौरान जितना गंभीर लेखन लिखना आरंभ किया, उतना ही उन्होंने यूरोप में मजदूरों के आंदोलनों को नेतृत्व भी दिया। वह मात्र पूंजीवाद तथा उसके शोषणकारी स्वरूप की आलोचना का हत्थेदार कुर्सी पर बैठने वाले सिद्धांतकार ही नहीं थे, अपितु वह एक क्रांतिकारी तथा साम्यवाद का प्रचारक विचारक भी थे। इस दिशा की ओर उनकी उत्कीर्ण रचना यूनिवर्स रूपरेखा थी, जिसे उन्होंने 1857 में लिखा, परंतु जो 1939 में ही पहली बार प्रकाशित हुई थी। इस रचना का संक्षेपण उनके द्वारा लिखी एक अन्य रचना ए प्रीफेस टू कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में नजर आता है।
मूल्य का अंग सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य तथा पूंजी संकेंद्रण के कानून संबंधी मार्क्स की धारणा पिटल के 3 खंडों वाली साहित्यिक कृति में नजर आती है। कैपिटल का पहला खंड 1867 में प्रकाशित हुआ था, परंतु उसके अन्य 2 खंड गार्ग्स की मृत्यु के पश्चात एडलस द्वारा प्रकाशित कराए गए थे। मार्क्स ने लंदन वास के दौरान अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी श्रमिकों को भी संगठित करने के प्रयास किए थे। 1864 में मार्क्स ने अन्यों के साथ मिलकर यूरोप के मजदूरों के लिए पहला मुख्य संगठन बनाया था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर समुदाय अथवा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कहा जाता है। 1876 तक यह कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सक्रिय रहा तथा उसका गौरवशाली क्षण 1871 में नजर आया, जब यह पेरिस कम्यून स्थापित करने में सफल रहा। पेरिस के मजदूरों ने पेरिस पर कब्जा कर लगभग 2 महीनों तक नगर में शासन किया। 1871 में मार्क्स द्वारा रचित सिविल वार इन फ्रांस पेरिस कम्यून के लक्ष्यों तथा कार्यशैली का विस्तृत वर्णन है। 1870 के पश्चात मार्क्स यूरोप में घटी विभिन्न घटनाओं के विरुद्ध मात्र अपनी प्रतिक्रियाएं ही प्रस्तुत करते रहे। वे उन साम्यवादियों की आलोचना करते रहे जो लासेल के राज्य समाजवाद का समर्थन दे रहे थे। इस आलोचना का वर्णन मार्क्स द्वारा रचित क्रिटिक ऑफ द गोथ प्रोग्राम में मिलता है। 2.1 अलगाववाद। जैसा कि उमर बताया गया है कि मार्क्स अपने शुरुआती जीवन में हेगलवादी आदर्शवाद की ओर आकर्षित हुआ थे, परंतु फ्यूबैंक के प्रभाव में उन्होंने मानववादी प्रकार के साम्यवाद को ग्रहण कर लिया था, जिसका विवरण इस में स्पष्ट किया गया था। मार्क्स ने पूंजीवाद की आलोचना इस आधार पर की थी कि उसमें श्रम के अलगाववाद के सत्व विद्यमान थे। केवल साम्यवादी समाज में ही अलगाववाद के तत्व से छुटकारा मिल सकने की संभावना होती है। अलगाववाद एक जटिल प्रकार की अवधारणा है। कई बार इसकी संज्ञा विमुखता, अभिद्वयता तथा मूर्त निरूपणता आदि से की जाती है। सरल शब्दों में अलगाववाद का अर्थ है अमानवीयकरणता अर्थात स्वयं की क्षति। एक पूंजीवादी व्यवस्था में एक मजदूर यांत्रिक तरीके से काम करता है तथा अपने किए जाने वाले काम में किसी आनंद की अनुभूति नहीं करता। उसका श्रम एक वस्तु का रूप धारण कर लेता है जिसे उसे जिंदा रहने के लिए बेचना पड़ता है। इस प्रकार से यह अपने काम से अलग हो जाता है। यह अपने श्रम के उत्पाद से, अपने साथी मजदूरों से तथा प्राकृतिक संसार से भी अलग हो जाता है। मार्क्स का तर्क यह है कि पूंजीवादी समाज में एक मजदूर अपने द्वारा उत्पादित उत्पाद से इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि वह उत्पाद जो उन्होंने बनाया है यह उसका न होकर पूंजीपति का उत्पाद होता है। पूंजीवाद का प्रतिस्पर्धाई स्वरूप मजदूर को उसके साथी मजदूरों से भी अलग कर देता है। सार रूप में एक मजदूर अपनी सृजनात्मक योग्यताओं से जो मनुष्य के रूप में उसकी विशेषता होती है अलग हो जाता है। मार्क्स का विश्वास है कि साम्यवादी समाज में ही व्यक्ति एक स्वतंत्र सूजन पात्र के रूप को प्राप्त करेगा और तब उस समाज में उसके द्वारा किया गया कार्य नीरस गतिविधि नहीं होगा। निजी संपत्ति अलगावीय श्रम का फल तथा परिणाम है और इसलिए इसका उन्मूलन व्यक्ति को उसकी अलगावीय स्थिति से शोधित करेगा। 2.2 ऐतिहासिक भौतिकवाद। विचारों के इतिहास में मानवीय समाजों के विकास की 3 व्याख्याओं का वर्णन किया जाता है: आध्यात्मिक व्याख्या, आदर्शवादी व्याख्या तथा भौतिकवादी व्याख्या। पहली व्याख्या के अनुसार मानवीय इतिहास की सभी घटनाएं ईश्वर की इच्छा अर्थात दैवी अवसर्जन के कारण होती हैं। दूसरी व्याख्या के अनुसार विचार ही है जो मानवीय इतिहास को गति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में विचारों के विकास के अनुरूप मानव इतिहास के सभी क्षेत्रों में विकास होता रहता है। आदर्शवादी व्याख्या का संबंध मार्क्स से पहले के एक जर्मन दार्शनिक हेगेल से जुड़ा हुआ है। तीसरी व्याख्या के अनुसार, जिसे मार्क्स ने बताया है, मानवीय इतिहास के सभी परिवर्तन जीवन की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन के कारण होते हैं। इस इकाई में हमारा संबंध इस तीसरी प्रकार की व्याख्या के साथ है। भौतिकवादी व्याख्या हेगलवादी आदर्शवादी व्याख्या के विपरीत है। आदर्शवादी व्याख्या में विचार भाव मनमस्तिष्क पहले हैं तथा पदार्थ का स्थान द्वितीय है, जबकि मार्क्स की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार पदार्थ का पहला स्थान तथा भाव विचार मनमस्तिष्क का दूसरा स्थान है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्सवादी लेखन का तार है। यह मार्क्स की जर्मन आइडियोलॉजी का मुख्य मूल विचार है। ऐतिहासिक भौतिकवाद इस तथ्य की व्याख्या का प्रयास है कि उत्पादन की विधि में घटित परिवर्तन सभी ऐतिहासिक घटनाओं का मूल कारण होते हैं। प्राथमिक साम्यवाद से दासता, दासता से सामंतवाद, सामंतवाद से पूंजीवाद तथा पूंजीवाद से समाजवाद तथा साम्यवाद में सभी परिवर्तन समाज की भौतिक अवस्थाओं तथा लोगों के भौतिक जीवन में परिवर्तनों के कारण होते हैं। उत्पादन की विधि में एक उत्पादन की शक्तियां साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, मशीनोपकरण, कारखाने आदि तथा टू उत्पादकीय संबंध, दास स्वामी, सर्फ बैरन, सर्वहारा पूंजीपति होते हैं। प्रत्येक समाज की आर्थिक संरचना उत्पादकीय संबंधों का दर्पण होती है और यह संबंध उस समाज को वास्तविक नियम प्रदान करते हैं। भौतिक संबंध समाज को आधार देते हैं जिन पर कानूनी, राजनीतिक, वैचारिक संरचना का निर्माण होता है तथा उसके अनुरूप सामाजिक चेतना के विशिष्ट रूप बनते रहते हैं। ऐसी सोच हेगलवादी चारणा के विपरीत भी, जिसमें वेतन अस्तित्व को निर्धारित करता है। मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत द्वंद्वात्मक भी है। मार्क्स ने हेगेल से द्वंद्वात्मक तरीका लिया था। हेगेल के अनुसार सभी ऐतिहासिक परिवर्तनों को विचारों के क्षेत्र में वाद, प्रतिवाद तथा संवाद के रूप में समझाया गया था। हेगेल के अनुसार एक विचार वाद अपने विरोध विचार प्रतिवाद को जन्म देता है तथा अंततः उनके पारस्परिक अंतर्विरोध का समाधान संवाद में परिणत होता है। यह संवाद समय के बीतने के साथ वाद का स्थान ले लेता है और यह वाद प्रतिवाद को जन्म देता है। इन दोनों का संघर्ष संवाद में बदल जाता है और फिर संवाद का वाद में बदलना, वाद का प्रतिवाद को जन्म देना, दोनों में फिर संवाद का आना, इस प्रकार की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। वह तथ्य जानने योग्य है कि जहां हेगेल द्वंद्वात्मक तरीके को वैचारिक संसार की व्याख्या हेतु प्रयोग करते हैं, वहीं मार्क्स इंदात्मक तरीके को भौतिक संसार की व्याख्या हेतु प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि हेगेल द्वयात्मक आदर्शवाद की बात करता है और मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की। उत्पादकीय तरीका अथवा सामाजिक उत्पादन का तरीका समाज को संगठित करता है तथा उत्पादन के साधन जिस प्रकार ऐसे उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं, यह समाज के सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी तथा वैचारिक स्वरूप को निर्धारित करते हैं। एक विशेष चरण पर उत्पादकीय शक्तियां उत्पादकीय संबंधों को पीछे छोड़ देती हैं अथवा उन संबंधों के अनुरूप नहीं रहती और यह उत्पादकीय संबंध उत्पादकीय शक्तियों के मार्ग में बाधा डालते हैं।
यह अंतर्विरोध विरोधाभास जो उत्पादकीय शक्तियों तथा उत्पादकीय संबंधों में पनपता है अंतः वर्ग युद्ध में परिवर्तित हो जाता है। यह युद्ध उनके बीच होता है जिनके पास उत्पादन के साधन होते हैं और उनके बीच जिनके पास केवल श्रम शक्ति होती है। मार्क्स के अनुसार वर्ग युद्ध सभी प्रकार के मानवीय समाजों की एक निरंतर रहने वाली विषमता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स तथा एंगल्स ने लिखा है, अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघ का इतिहास है। स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, सम्राट तथा सामान्य जन, भूस्वामी तथा भूदास, श्रेणीपति तथा दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़न तथा उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे का विरोध करते तथा अनवरत कभी लुक छिपकर तथा कभी खुलकर संघ होते रहे हैं। जब यह वर्ग युद्ध ऐसे चरण पर पहुंच जाता है जहां विरोधाभाव तीव्र हो जाते हैं, तब उस विरोधाभाव को एक सामाजिक क्रांति द्वारा दूर किया जाता है। उस क्रांति से नए तथा उच्चतर उत्पादकीय तरीकों का जन्म होता है जो बेहतर उत्पादकीय शक्तियों तथा बेहतर उत्पादकीय संबंधों का संकेत देते हैं। समय के बीतने के साथ यह उत्पादकीय शक्तियों पुनः उत्पादकीय संबंधों पर हावी पड़ती हैं, फिर क्रांति होती है, फिर नए समाज की रूपरेखा जहां बेहतर उत्पादकीय संबंध व उत्पादकीय शक्तियां बेहतर उत्पादकीय तरीके अनुसार कार्य करते हैं। समाज फिर समय के बीतने के फलस्वरूप इन दोनों में संघ और फिर नई सामाजिक व्यवस्था विकास का यह कम वर्ग युद्ध तथा उसके पश्चात क्रांति द्वारा चलता रहता है। एक वर्गीय समाज का एक अंकित लक्षण यह है कि भिन्न आर्थिक हितों के कारण वर्गों के बीच प्रतिद्वंद्विता व विरोधाभास उठता रहता है। अपने वर्गीय हित की रक्षा के लिए जो वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है वह वर्गीय शासन स्थापित करता है। प्रतिद्वंद्विता नहीं है तो प्रगति नहीं है। मार्क्स ने इस तथ्य पर बल दिया था। उपर्युक्त तर्क से स्पष्ट होता है कि मार्क्स पूंजीवादी समाज में राज्य को वर्गीय शासन का साधन मानते हैं। इस तर्क से यह तथ्य भी उभरता है कि यदि परस्पर विरोधी वर्गों को समाप्त कर दिया जाए जिसके फलस्वरूप वर्गविहीन समाज की स्थापना हो जाती है तो राज्य अनावश्यक बन जाता है और वह धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। 2.4 अतिरिक्त मूल्य। एक और सिद्धांत जिसका मार्क्स ने प्रतिपादन किया था वह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। इसी अवधारणा के माध्यम से मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में पनप रहे शोषण के संपूर्ण तत्व की व्याख्या की थी। स्पष्टतः सरल शब्दों में अतिरिक्त मूल्य का अर्थ वह है जिसे हम सामान्यतः लाभ कह सकते हैं। मार्क्स का तर्क यह है कि मजदूर सामाजिक वस्तुएं पैदा करता है और पूंजीपति उन वस्तुओं को मजदूर को दी जाने वाली मजदूरी से अधिक मूल्य पर बेचता है। अतः मजदूर को वस्तुओं के उत्पादन में लगाए गए समस्त अन्न अर्थात श्रम शक्ति के बदले में राशि नहीं मिलती। उसके श्रम के किसी भाग को पूंजीपति जब्त अर्थात चुरा कर लेता है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत से उभरता है। मूल्य के श्रम सिद्धांत का भाव यह है कि किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु में लगे अंग पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में अतिरिक्त मूल्य तब सामने आता है जब मजदूर को लगाए गए श्रम के बदले में किसी श्रम भाग की मजदूरी नहीं मिलती। मार्क्स कहता है कि वर्गीय समाजों में ही अतिरिक्त मूल्य का तत्व होता है क्योंकि ऐसे पूंजीवादी समाजर्जी में पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं। पूंजीपति यह होते हैं जो उत्पादन के साधनों जैसे भूमि पूंजी कारखाने आदि के स्वामी होते हैं, जबकि मजदूर वह होते हैं जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं होते अपितु उनके पास केवल श्रम शक्ति होती है जिसे वह जीवित रहने के लिए बेचते हैं। जैसे जैसे अतिरिक्त मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे मजदूर को और कम मजदूरी मिलती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि इस प्रकार की स्थिति से पूंजीपतियों व मजदूरों में तीव्र विरोधाभाव बढ़ने लगता है और केवल समाजवादी क्रांति में अंततः उस विरोधाभाव को समाप्त करना संभव होता है। ऐसी क्रांति पूंजीवाद की मृत्यु बनती है। पूंजीवाद के अंत पर राज्य शक्ति पर मजदूरों का अधिकार स्थापित हो जाता है। मजदूरों द्वारा राज्य शक्ति प्राप्त करने के पश्चात मार्क्स सर्वहारा के अधिनायकवाद के संक्षिप्त शासन की कल्पना करता है। इस सर्वहारा के अधिनायकवाद के समय के दौरान समाज समाजवादी रूप धारण करेगा जहां प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुरूप काम प्राप्त होगा। समाजवादी चरण के पश्चात साम्यवादी समाज की स्थापना होगी जहां प्रत्येक व्यक्ति की उसकी क्षमता के अनुरूप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। मार्क्स द्वारा साम्यवाद ऐसा समाज होगा जो संबद्ध उत्पादनों का वर्गविहीन समाज होगा। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद सर्वहारा के क्रांतिकारी अधिनायकवाद का वह समाज होगा जो पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के बाद अस्तित्व में आएगा। इस समाज में निजी संपत्ति तथा निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया जाएगा। साम्यवादी समाज में न तो शोषण होगा और न ही अलगाववाद। मार्क्स के अनुसार साम्यवाद में मनुष्य की उसके अलगावीय स्थिति से उसके स्वत्व की ओर वापसी होगी। इसमें समाज के परस्पर विरोधी वर्ग नहीं होंगे। ऐसा तभी हो सकेगा जब मजदूर उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। जब समाज वर्गविहीन बन जाएगा तब राज्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूंजीवादी राज्य पूंजीपतियों की एक प्रबंधनकारी समिति है जो एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर शोषण को आसान करती है। अतः एक वर्गविहीन समाज में राज्य अनावश्यक हो जाएगा तथा लुप्त हो जाएगा। मार्क्स का कहना है कि प्राचीन काल के कबीली जनजाति समाजों में वर्गविहीन समाज वाली परिस्थितियां विद्यमान थीं। अठारह दशमलव तीन बी आई लेनिन 1870 से 1924। 22 अप्रैल 1870 को लेनिन का जन्म सिम्बिरस्क में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा सामान्य ही रही। जब वे 16 वर्ष की आयु में विद्यालय स्तर की अंतिम परीक्षा दे रहे थे तब उनके बड़े भाई अलेक्जेंडर पर रूसी सम्राट, जिन्हें जार कहा जाता था, को मारने के षड्यंत्र का आरोप लगाया गया था तथा रूसी सरकार ने उस कारण उनके भाई को मृत्यु दंड दिया था। इस घटना के बावजूद भी लेनिन ने विद्यालय परीक्षाओं में अधिकाधिक संभव अंक प्राप्त किए थे। स्कूल शिक्षा के पश्चात लेनिन ने काजान विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। अपने काजान विश्वविद्यालय के वास के दौरान उन्होंने विभिन्न विद्यार्थी आंदोलनों में भाग लिया जिनके फलस्वरूप उन्हें विश्वविद्यालय से निकासित भी किया था। इसके पश्चात उन्होंने अपने आप को क्रांतिकारी गतिविधियों में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया तथा सेंट पीटर्सबर्ग में मार्क्सवादी गुट के नेता के रूप में सक्रिय भाग लेने लगा। जार प्रशासन ने उन्हें 1895 में बंदी बनाकर साइबेरिया भेज दिया। वहां उन्होंने अपनी पहली मुख्य रचना वेलपर्मेंट ऑफ कैपिटलिज्म 1899 लिखी। इस रचना में उन्होंने बताया कि अपने प्रारंभिक काल में पूंजीवाद ने रूस में किस प्रकार विकास किया। वह 1900 में जिनेवा आ गए तथा प्लेखनोव के क्रांतिकारी गुट में प्रवेश लिया। वहां उन्होंने इसकारा नाम के पत्र का संपादन आरंभ किया तथा जारशाही के विरुद्ध अच्छा खासा प्रहार भी किया। 1902 में उन्होंने अपनी दूसरी मुख्य रचना व्हाट इज टू बी उन लिखी।
इस रचना का संबंध दलीय संगठन से है। 1916 में जब प्रथम विश्व युद्ध अपने अग्रिम चरण में पहुंचा तो लेनिन ने अपनी छेदक रचना इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म लिखी, जिसमें उन्होंने साम्राज्यवाद के तत्व का विश्लेषण किया। 1917 में उन्होंने सस की सत्ता पर अधिकार स्थापित किया। ऐसा करके उन्होंने एक सफल पूर्वक मार्क्सवादी क्रांति का श्रेय प्राप्त किया, और वह भी ऐसे देश में हुई क्रांति जी पूंजीवादी रूम से एक अविकसित देश था। इस क्रांति के फलस्वरूप रूस में सामंतवादी जारशाही का अंत कर दिया गया और वहां प्रथम समाजवादी देश की स्थापना कर दी गई। इस सफलतापूर्वक क्रांति के बाद लेनिन बार बार दौरों का शिकार होता गया। उनके निरंतर बिगड़ते स्वास्थ्य ने उन्हें सक्रिय प्रशासकीय कार्यों से दूर रहने पर विवश कर दिया। फिर भी क्रांति के कुछ वर्गों बाद तक जब तक वह जीवित रहे, लेनिन ने एक समाजवादी राज्य की नींव अवश्य डाल दी, जिसे उनके बाद उनके उत्तराधिकारी जोसेफ स्टालिन ने थोड़े ही समय में एक बड़ी शक्ति के रूप में विकसित किया। 3.1 सर्वहारा के अग्रणी के रूप में दल। मार्क्सवादी सिद्धांत व व्यवहार में लेनिन का योगदान महत्वपूर्ण है और कई रूप का है। उन्होंने अपनी रचना डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया में जारशाही रूस को मार्क्सवादी रूप से समझने का प्रयास किया था। उन्होंने बताया कि रूस में मजदूर श्रम वर्ग की संख्या बहुत है, परंतु उन्होंने खेद व्यक्त किया कि यह वर्ग अपने शोषण से सचेत नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ग की शिकायतों दुखों को क्रांतिकारी दिशा की ओर मोड़ देने वाले औद्योगिक मजदूरों की अति आवश्यकता है। ऐसा तभी हो सकता है जबकि कोई सचेतन मजदूर वर्ग श्रम मजदूरों को उनके स्थानीय तथा ट्रेड यूनियनों की मांगों से ऊपर उठा सके। उनका मत था कि केवल राष्ट्रीय स्तर का सचेतन वर्ग ही ऐसा काम कर सकता है। केवल ऐसा वर्ग संगठन मजदूरों में राजनीतिक चेतना उजागर कर मजदूर श्रम वर्ग को क्रांतिकारी वर्ग में बदलकर एक सफल क्रांति करने के योग्य बना सकता है। लेनिन ने वास्तविक व्यवहार में ऐसा करने का प्रयास किया था। उनके लिए सबसे बड़ा काम रूस में ऐसे मजदूर वर्ग को खड़ा करना था जो अपने शोषण के प्रति जागरूक हो। यह वर्ग जानता हो कि उसका शोषण किया जा रहा है। उनकी नजर में ऐसा करने के लिए एक साम्यवादी संगठन का बनाना जरूरी था, परंतु लेनिन जानता था कि रूसी जारशाही खुले रूप से ऐसे संगठन को न तो टिकने देगी और न ही काम करने देगी। मात्र विकल्प यह था कि ऐसा संगठन भूमिगत तरीकों से अपनी गतिविधियों को चलाए। आर्थ लेनिन के समक्ष एक दूसरे से जुड़ी दो समस्याएं थीं। आय, रूसी मजदूरी करने वाले मजदूरों के लिए राष्ट्रीय स्तर के एक संगठन को बनाना तथा 2 उनके राजनीतिक चेतना व के स्तर को ऊपर उठाना। लेनिन ने यह तर्क दिया कि रूसी विचित्र परिस्थितियों में एक साम्यवादी दल की जरूरत है जो मजदूर वर्ग के लिए अग्रणी का काम कर सके। स्टालिन ने इस विचार को और अच्छे ढंग से बताते हुए कहा था कि मजदूरों बोलिए साम्यवादी दल का न होना बिना सेनापति के सेना का होना है। लेनिन ने न केवल रूस में साम्यवादी दल को होने की बात की थी, अपितु उन्होंने इस तथ्य पर भी जोर दिया था कि ऐसे दल में पूरे समय के व्यावसायिक क्रांतिकारी हो। केवल तभी ही सफल क्रांति लाई जा सकती है। आर्थ यह स्पष्ट है कि लेनिन अपनी इस युक्ति से आरंभिक मार्क्सवादी धारणा से थोड़ा हट रहे हैं। वास्तव में क्रांति लाने के काम को मार्क्स ने मजदूरों को सौंपा था, परंतु लेनिन ने मजदूर वर्ग की अग्रणी साम्यवादी दल को क्रांति करने का दायित्व हस्तांतरित कर दिया। लेनिन की इस अग्रणी धारणा का समकालीन साम्यवादियों ने विशेष रूप से पोलैंड की एक मार्क्सवादी महिला रोजा लुक्जमबर्ग विरोध किया था तथा इस आधार पर लेनिन की आलोचना की थी। रोजा लुक्जमबर्ग ने मत व्यक्त किया था कि अग्रणी सिद्धांत मजदूरों को साम्यवादी दल का अभिभावक बना देगा। उन्होंने यह भी कहा कि लेनिन का अग्रणी सिद्धांत मजदूरों से पहल छीनकर उन्हें दल के हाथों में खिलौना बना देगा। यह और बात है कि रोजा लुक्जमबर्ग ने बल की आवश्यकता तथा नेतृत्व के महत्व को नकारा नहीं था, परंतु उन्होंने इस तथ्य पर बल अवश्य दिया कि अग्रणी सिद्धांत मजदूरों से स्वतंत्र होने के प्रयासों को मंद कर देगा। 3.2 लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद। साम्यवादी दल को मजदूरों को अग्रणी के रूप में स्वीकारते हुए लेनिन ने दल के लिए विशेष रूप के संगठनात्मक संरचना की दलील दी। इस संदर्भ में उनका सिद्धांत जैसे नाम से जान पड़ता है, वह है लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद। सरल शब्दों में लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद में दो शब्द हैं, लोकतंत्र तथा केंद्रवाद। इसका अर्थ यह है कि साम्यवादी दल का संगठन कुछ इस प्रकार से हो कि दल के उच्चतर स्तर का चुनाव दल के निम्नतर स्तर द्वारा हो तथा दल के सभी स्तरों पर दलीय मामलों पर स्वतंत्र तथा मुक्त वार्ता व वाद विवाद हो, परंतु जैसे ही उच्चतम स्तर पर निर्णय ले लिया जाता है तो शेष समी स्तर उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य हो। जहां सैद्धांतिक दृष्टि से लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद में लोकतंत्र तथा केंद्रीयवाद दोनों हैं, परंतु वास्तविक व्यवहार में दल कम से कम लोकतांत्रिक तथा अधिक से अधिक केंद्रीकृत होता जाता है। अग्रणी सिद्धांत की भांति लेनिन के लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद सिद्धांत की भी समकालीन मार्क्सवादियों ने आलोचना की थी। 3.3 साम्राज्यवाद। पूंजीवाद के अपने विश्लेषण में लेनिन ने यह तर्क दिया था कि सामंतवाद तथा जार अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने की प्रक्रिया तथा लोकतंत्र व पूंजीवाद लाने में पूंजीपतियों की एक क्रांतिकारी भूमिका होती है। लेनिन उसे पूंजीवादी लोकतांत्रिक क्रांति का नाम देता है। इस क्रांति के फलस्वरूप राजनीतिक शक्ति पूंजीपतियों के हाथों में आ जाती है। पूंजीपतियों के शासन में पूंजीवाद का आगे फिर विकास होता है। अंततः पूंजीवाद ऐसे चरण पर पहुंच जाता है जहां पूंजीपतियों तथा मजदूरों में विरोधाभास अति तीव्र हो जाता है। इससे मजदूर द्वारा समाजवादी क्रांति की परिस्थितियां बनती हैं और उसके फलस्वरूप पूंजीवाद का अंत होता है। मार्क्स की यह भविष्यवाणी कि यूरोप में पूंजीवाद का विकास मजदूर समाजवादी क्रांति को लाने में सफल होगा, सही सिद्ध नहीं हुई। लेनिन ने यह समझाने का प्रयास किया कि यूरोप में मजदूर समाजवादी क्रांति क्यों नहीं हुई और पूंजीवाद का अंत क्यों नहीं हुआ, और कि पूंजीवाद का अंत तथा मजदूर समाजवादी क्रांति रूस में क्यों हुई। पूंजीवाद को जीवनदान क्यों मिला, मजदूर अपने ऐतिहासिक लक्ष्य यूरोप में क्रांति क्यों नहीं हुई में असफल क्यों रहे। लेनिन ने इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में यह बताया कि पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद को जीवनदान क्यों प्राप्त हुआ। उसकी नजर में पूंजीवादी देशों में पूंजीवाद इतना अधिक विकसित हो गया कि कच्चे माल तथा घरेलू बाजार व्यवस्था उसके और अधिक विकसित करने में सहायक नहीं हो सकते थे। इसलिए इन पूंजीवादी देशों के लिए यह जरूरी हो गया कि वह कच्चे माल तथा नई मंडियों के लिए अपने अपने देशों से बाहर निकलते। अतः इन पूंजीवादी देशों ने कच्चे माल बने माल के लिए बाजार तथा अतिरिक्त पूंजी निवेश के लिए एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपों की ओर बढ़ना शुरू किया। इस प्रकार पूंजीवाद का यूरोप से निर्यात हो गया।
अब इसने एकाधिकारवादी रूप धारण कर लिया तथा प्रतिक्रियावादी बन गया। एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी अफ्रीका के औपनिवेशीकरण के कारण पूंजीवाद ने पराश्रयिक स्थिति प्राप्त कर ली। इस प्रकार पूंजीवाद अपने उच्चतम चरण तक पहुंच चुका था, अर्थात उन्होंने साम्राज्यवाद की स्थिति प्राप्त कर ली तथा विभिन्न पूंजीवादी देशों में मजदूर क्रांति लाने की परिस्थितियों पैदा कर दी। यह और बात है कि अपने साम्राज्यवादी रूप में पूंजीवाद ने विश्व स्तर पर समाजवादी क्रांति की परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। तीन दशमलव चार जंजीर की दुर्बलतम कड़ी। रूस जैसे एक पूंजीवादी रूप में अविकसित देश में बॉल्शविक क्रांति ने लेनिन के लिए दो नई समस्याएं खड़ी कर दी थीं। पहली समस्या यह थी कि इस क्रांति की मार्क्सवादी ढंग से व्याख्या कैसे की जाए। इसके लिए लेनिन ने जंजीर की दुर्बलतम कड़ी तर्क का आविष्कार किया। इसका अर्थ यह था कि रूसी जारशाही व्यवस्था में पूंजीवाद पूरी तरह से विकसित नहीं था और इस कारण रूस साम्राज्यवादी कड़ी की दुर्बलतम जंजीर है सामरिक दृष्टि से जंजीर को उसके दुर्बलतम बिंदु पर तोड़ना अधिक उपयुक्त होता है, न कि उस बिंदु पर जहां वह सशक्त हो। वास्तव में ऐसा सब कुछ मार्क्स के विचारों से भी स्पष्ट होता है। मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद के विकास के साथ पूंजीपति भी सशक्त तथा और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। वह यह भी कहते हैं कि पूंजीपतियों के शक्तिशाली होने के साथ पूंजीपतियों की कब्र खोदने वाले अर्थात मजदूर भी सशक्त हो जाते हैं। मजदूरों के विकास तथा सशक्त हुए बिना पूंजीपति सशक्त नहीं होते। अतः जिन समाजों में पूंजीपति सशक्त होते हैं वहीं मजदूर भी सशक्त होते हैं। इसी प्रकार जहां पूंजीपति कमजोर होते हैं वहीं मजदूर भी कमजोर होते हैं। लेनिन का तर्क यह था कि पूंजीवादी दृष्टि से यूरोप के विकसित देश साम्राज्यवादी जंजीर की सशक्त कड़ी हैं, जबकि जार रूस में दुर्बलतम कड़ी। लेनिन के लिए दूसरी समस्या और अधिक गंभीर थी, क्योंकि क्रांति जार रूस में पहले हुई थी जहां पूंजीवाद अभी विकसित नहीं हुआ था, वहां समाजवादी राज्य के निर्माण की योजना बनाना एक समस्या थी। यह समस्या और अधिक बढ़ गई क्योंकि मार्क्स ने समाजवादी क्रांति के फलस्वरूप समाजवादी राज्य कैसे बनेगा की तस्वीर नहीं खींची थी। लेनिन के अनुसार पूंजीवादी राज्य वर्गीय शासन के अंग के रूप में उभरता है। यह श्रमिक वर्ग के शोषण हेतु बल व हिंसा का एक विषय, एक संगठन है। क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवादी राज्य का स्थान समाजवादी राज्य ने लेना था। अपनी रचना स्टेट एंड रेवोल्यूशन में लेनिन ने रूस में समाजवादी राज्य की रणनीति की रूपरेखा खींचने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि पूंजीवादी राज्य की अफसरशाही सैनिक रूप की सरकार के स्थान पर पेरिस कम्यून की तर्ज पर सोवियत श्रमिक शक्ति प्राप्त करेंगे। लेनिन राज्य के लुप्त होने की मार्क्सवादी धारणा की वास्तविकता का इच्छुक नहीं था। इसके विपरीत लेनिन ने यह तर्क दिया कि अंतरिम चरण पूंजीवाद के अंत तथा साम्यवाद की स्थापना के बीच के चरण में साम्यवादी अपने राजनीतिक तथा आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब यह भी था कि कुछ समय के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व के अंतर्गत तब तक काम किया जा सकता है जब तक कि सार्वजनिक क्षेत्र समाजवादी समाज की रचना का पूर्ण दायित्व स्वयं नहीं ले लेता। तभी राज्य के लुप्त होने की संभावना हो सकती है। 3.5 सहजता तत्व समय तथा स्थान को चयनात्मक प्रदान करता है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि लेनिन ने सर्वहारा के अग्रणी के रूप में साम्यवादी दल को सफल क्रांति करने का दायित्व सौंपा था। लेनिन का ऐसा करना प्रारंभिक मार्क्सवादी स्थिति से हटने के समान था। मार्क्स को मजदूरों की क्रांतिकारिता पर विश्वास था, परंतु लेनिन के तर्क में मार्क्स की सहजता के तत्व की अपेक्षा समय और स्थान की भावनात्मकता ने स्थान ले लिया। लेनिन ने मेन्शविक वर्ग साम्यवादी दल का अल्पसंख्यक समूह की चारणा की आलोचना की थी, जो यह कहा करते थे कि क्रांतिकारियों को जनता में सहज क्रांतिकारी गतिविधियों के विकास की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उनका तर्क था कि बिना सशक्त नेतृत्व के जो श्रमिकों को बाहर से प्राप्त होता है, अमिक अपनी मांगों को ट्रेड यूनियन स्तर से बाहर नहीं ला सकते। उनकी दृष्टि से ट्रेड यूनियनवाद सुधारवादी होता है, क्रांतिकारी नहीं। लेनिन के इस तर्क से यह भाव निकलता है कि साम्यवादी दल का नेतृत्व ही यह निर्णय लेगा कि क्रांति कहां तथा कब लानी है। दूसरे शब्दों में क्रांति वो कार्यक्रम को अमिक निर्धारित नहीं करेंगे, ऐसा अधिकार केवल दल के नेतृत्व का होगा। लेनिन के इस दृष्टिकोण की उनके समकालीन विचार को विशेषतः रोजा लुक्समबर्ग ने आलोचना की थी। रोजा लुक्समबर्ग ने कहा कि क्योंकि क्रांति के समय, स्थान तथा रणनीति का निर्णय साम्यवादी दल करेगा, जैसा कि लेनिन का तर्क है, इसलिए क्रांति के सहजता तत्व जो मार्क्स की धारणा में अंतर्निहित विचार है कि जगह समय तथा स्थान की चयनात्मकता ने ली थी। इससे श्रमिक वर्ग में स्वतंत्र प्रयासों को और धक्का लगेगा, अर्थात ऐसे प्रयास और मंद पड़ जाएंगे। 18.4 माओ जेडांग 1893 से 1976। 18.4 माओ जेडांग 1893 से 1976। माओ का जन्म 26 दिसंबर 1893 को हुनान के प्रांत शाओशन में हुआ था। लेनिन के बाद यह दूसरे मार्क्सवादी क्रांतिकारी हैं जिन्होंने चीन जैसे पिछड़े देश में सफल क्रांति लाने में सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने ऐसी क्रांति क्रिनको की सहायता से की थी, जिसके विलय में मार्क्स कहा करते थे कि ऐसे वर्ग में क्रांतिकारिता की संभावित शक्ति होती ही नहीं है। लेनिन ने भी कुक वर्ग से कुछ अधिक अपेक्षा नहीं की थी। लेनिन की भांति माओ मार्क्सवाद के सिद्धांतकार ही नहीं थे, अपितु उसको व्यवहारिक रूप देने वाले भी थे। थोड़ी औपचारिक शिक्षा के पश्चात यह कोमिंटांग द्वारा चालित जार की क्रांति में हुनान की सेना में भर्ती हो गए। कोमिंटांग दल पूंजीवादी राष्ट्रीय दल था, जिसकी स्थापना सन युत सेन ने की थी। कोमिंटांग सफल क्रांति के पश्चात माओ पहले चांगशा, हुनान की राजधानी तथा बाद में पीकिंग अब बीजिंग आ गए। वहीं यह क्रांतिकारी मार्क्सवादी नेता ली डाजाओ से प्रभावित हुए, जिन्होंने उसके लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय में नौकरी का प्रबंध किया। उन्होंने शीघ्र ही यह नौकरी छोड़ दी और चांगशा वापस आ गए तथा चीन के साम्यवादी दल में सक्रिय भाग लेने लगे। 1921 से 25 के दौरान उन्होंने खान श्रमिकों को संगठित किया। उन्होंने चीन के अनेक क्षेत्रों का दौरा भी किया, जिससे उसे तब के क्रिनको की शोधनकारी स्थितियों की सीधी एवं स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुई। यह कोमिंटांग तथा चीन के साम्यवादी दल के परस्पर सहयोग का काल था। दोनों में तनाव तब बढ़ने लगा जब साम्यवादी दल ने कोमिंटांग पार्टी से क्लिनिक सुधारों की मांग की, जो उस दल को स्वीकारनीय नहीं था, क्योंकि उस बल में बहुत से सदस्य ऐसे थे जो स्वयं भूस्वामी थे। 1927 के आते आते दोनों दलों के संबंध इतने बिगड़ गए कि कोमिंटांग पार्टी ने चीन के साम्यवादी दल के सदस्यों अर्थात साम्यवादियों पर प्रहार करने आरंभ कर दिए।
दोनों के बीच फूट के पश्चात माओ हुनान क्रिंकों के विद्रोह को गठित करने में जुट गए। इस विद्रोह के समय के दौरान माओ ने अपनी पहली मुख्य रचना एनालिसिस ऑफ क्लास सी इन द चाइनीज सोसाइटी लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने क्रिंकों की भिन्न श्रेणियों का वर्णन किया, छोटे किनारे को, मध्यवर्गीय तथा बड़े वर्ग के किसान तथा इनमें प्रत्येक में संभावित क्रांतिकारिता के तथ्यों की पहचान की। उन्होंने क्रिंकों तथा भूस्वामियों के बीच विरोधाभास पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह तर्क दिया कि चीन की विचित्र परिस्थितियों में भयानक क्रांति के अग्रणी होंगे। उन्होंने ऐसी सोच जो रूस में मजदूरों द्वारा अग्रणी भूमिका के विपरीत थी। उन्होंने उन वर्गों को भी तलाशने का प्रयास किया जो क्रिंकों के नेतृत्व में होने वाली क्रांति में विश्वस्त परंतु अस्थायी रूप से सहायता कर सकते थे। उन्होंने 1928 में क्रिंकों की हार्वेस्ट अपराइजिंग का प्रयास भी किया, परंतु ऐसा विद्रोह कुचल दिया गया और माओ को अपने समर्थकों के साथ चिंगकांगशन अब जिगोगनशन पहाड़ियों की ओर भागना पड़ा था। इन पहाड़ियों में मात्रो के दल ने छापामार युद्ध दावपेंच रणनीति का प्रयोग किया। इससे माओ मार्क्सवादी क्रांतिकारी दायरे में गुरिल्ला छापामार युद्ध कौशल का आरंभकर्ता बन गए। अपने इन दावपेंचों के फलस्वरूप बीन के साम्यवादी दल ने दक्षिण पूर्वी चीन के अनेक भागों पर कब्जा कर लिया। जब्त किए गए क्षेत्रों में कृचक परिंदों की स्थापना की गई। चीन के साम्यवादी दल की यह उपलब्धियां कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की निर्धारित नीतियों के अनुरूप नहीं थीं, जो शहरी केंद्रों से क्रांति के संचालन का प्रवक्ता था। माओ ने कहा कि शहरी केंद्रित क्रांति चीन में कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि चीन में मजदूर वर्ग संख्या में बहुत थोड़ा है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध दावपेंच निरंतर बढ़ता रहा। कोमिंटॉक शासकों ने ऐसे तरीकों को दबाने के प्रयास किए तथा उन क्षेत्रों को चारों ओर से घेरने का प्रयास किया जहां कृनक परिंदे स्थापित की गई थीं। अंततः कोमिंटॉक सेनाओं ने क्रांतिकारियों को चीन की उत्तर पश्चिमी पहाड़ियों की ओर धकेल दिया। माओ के इस पलायन को माओ का लॉन्ग मार्च कहा जाता है। इस मार्च ने माओ को चीन के साम्यवादी दल का उसकी मृत्यु तक निर्विवाद नेता बना दिया। माओ का उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में वास बीन के साम्यवादी दल के लिए अति लाभकारी काल सिद्ध हुआ। इसी काल में माओ ने मार्क्सवादी दर्शन का गहन अध्ययन किया। इसी काल में माओ ने 2 गंभीर लेख भी लिखे बताए जाते हैं, ऑन प्रैक्टिस तथा ऑन कॉन्ट्राडिक्शन। इन दोनों का प्रकाशन चीन की सफल मजदूर क्रांति के पश्चात हुआ था। 1940 के दशक में माओ ने न्यू डेमोक्रेसी 1945 शीर्षक के अंतर्गत भावी चीन की सरकार की रूपरेखा खींची थी। 1942 से 43 के दौरान माओ ने अपने संभावित प्रतिद्वंद्वियों का संशोधन अभियान के अंतर्गत साम्यवादी दल से हटा दिया। उन्होंने कृनक के जन संगठन प्रयास हेतु रणनीति बनाई जो माओ की जनपंक्ति के नाम से जानी जाती है। इसके अंतर्गत उन्होंने जापानी आक्रमण के परिप्रेक्ष्य में अति राष्ट्रवादी संस्थिति अपनाई तथा समस्त चीन निवासियों को सटुवादी भावनाओं के अंतर्गत एकत्रित किया। उन्होंने गुरिल्ला सिद्धांत व व्यवहार को परिकृत किया। चीन की सुरक्षा के खतरे के परिप्रेक्ष्य में कोमिंटांग तथा साम्यवादी दल दूसरे विश्व युद्ध में पुनः एक दूसरे के साथ मिल गए। 1949 में जब इन दोनों में सहयोग अंततः समाप्त हुआ तो माओ चीन के राज्य के अध्यक्ष बन गए तथा तब से यह देश जनवादी चीन गणराज्य के रूप में जाना जाने लगा। चीन के समाज की रचना में माओ ने जो प्रतिमान प्रस्तुत किया वह मार्क्स की रचनाओं में प्रतिपादित रूपरेखा से अलग था और उससे भी अलग था जिसे लेनिन ने सोवियत संघ में बनाने का प्रयास किया था। 1960 के दशक के आरंभ में माओ ने लैंड 100 फ्लावर्स सून का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप चीन के साम्यवादी दल में विभिन्न 4.1 कृनक क्रांति। इसमें संदेह नहीं है कि माओ के विचारों पर मार्क्स तथा लेनिन के विचारों का काफी प्रभाव पड़ा था, परंतु वे अपने अधिकार रूप में स्वयं भी एक नवप्रवर्तक था। कृनक क्रांतिकारिता की शक्ति पर आश्रित माओ ने मार्क्सवाद लेनिनवाद में संशोधन किया। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मार्क्स कृचक वर्ग को अवमानना की दृष्टि से देखते थे। उनके लिए कृनक वर्ग रुढ़ियादी भी होता है तथा प्रतिक्रियावादी भी। ये उन्हें आलुओं के झोले की संज्ञा देते थे जो किसी भी प्रकार क्रांति नहीं कर सकते। लेनिन भी क्रांति के लिए रूस के शहरी केंद्रों के अमिकों पर भरोसा करते थे तथा उन्हें भी क्रिंकों की क्रांतिकारिता शक्ति में विश्वास नहीं था। माओ का मौलिक योगदान इस तथ्य में निहित है कि उन्होंने बीन में सफल क्रांति का श्रेय कृषकों को दिया था। साथ ही उनके क्रांति के प्रतिपक्ष ने अनेक अफ्रीकी एशियाई समाजों के लिए सार्थक रूप धारण कर लिया। सांस्कृतिक क्रांति के दौर में माओ ने सोवियत संघ के उत्तर क्रांतिकाल से शिक्षा लेते हुए इस ओर ध्यान दिलाया था तथा चेतावनी भी दी थी कि समाजवादी समाज के अंतराल काल में ऐसे समाज से लाभ लेने हेतु एक नया पूंजीवाद वर्ग भी खड़ा हो सकता है। दूसरे शब्दों में माओ इस तथ्य से सचेत थे कि दल के बड़े नेताओं का वर्ग स्वयं ऐसा पूंजीवादी वर्ग बन सकता था। माओ ने चीन के साम्यवादी दल में उच्च सोपानकों को एक तरफ रखने हेतु इस प्रकार का तर्क प्रस्तुत किया था। 4.2 विरोधाभास। मार्क्सवादी सिद्धांत में समाज में होने वाले सभी परिवर्तनों का मुख्य तत्व विरोधाभास है। माओ ने विरोधाभास के विचार को और अधिक विस्तृत रूप दिया था। उनके अनुसार ऐतिहासिक विकास का मूल नियम यह है कि विरोधाभास की एकता अर्थात विपरीतों संवाद वाद तथा प्रतिवादी एक उच्चतर स्तर तथा संख्यात्मक से गुणात्मक स्थितियों में पहुंचा देते हैं। परंतु माओ ने मार्क्स के विरोधाभास की धारणा को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मार्क्स ने अपनी रचनाओं में विरोधाभासी तथा अंतर्विरोधों को पर्यायवाची माना था। लेनिन ने इन दोनों में भेद करने का प्रयास किया था। उन्होंने व्यक्त किया था कि समाजवादी समाज में भी विरोधाभास रहेंगे, यद्यपि वहीं अंतर्विरोध नहीं होंगे। माओ ने इस वाद विवाद को और समृद्ध बना दिया। 1937 में अपने सुप्रसिद्ध निबंध ऑन कॉन्ट्राडिक्शंस में माओ ने विरोधाभासों को अंतर्विरोधी तथा गैरअंतर्विरोधी रूप में विभाजित किया। उनके अनुसार अंतर्विरोधी विरोधाभास वह होते हैं जिन्हें शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया नहीं जा सकता। 1957 में लिखे एक लेख ऑन करेक्ट हैंडलिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस में माओ ने इस विचार को और विस्तृत रूप देने का प्रयास किया।
उन्होंने तर्क दिया कि कृषकों तथा मजदूरों के बीच विरोधाभास गैरंतर विरोधी होते हैं। कृषकों तथा मजदूरों के बीच एक और तथा छोटे छोटे दुकानदारों के बीच दूसरी ओर विरोधाभास गैरंतर विरोधी होते हैं। कृषकों मजदूरों तथा छोटे छोटे दुकानदारों पूंजीपतियों के बीच एक ओर तथा राष्ट्रीय पूंजीपतियों के बीच दूसरी ओर अंतर्विरोध गैरंतर विरोधी होते हैं, परंतु ग्रीन के लोगों तथा कैंपराडोर पूंजीपतियों में विरोधाभास अंतर्विरोधात्मक होते हैं। समाजवादी तथा पूंजीवादी वर्गों के बीच विरोधाभास अंतर्विरोधात्मक होते हैं। औपनिवेशिक देशों व साम्राज्यवादी देशों के बीच विरोधाभास अंतर्विरोधात्मक होते हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि किसी एक समय एक विरोधाभास मुख्य विरोधाभास हो सकता है, जबकि दूसरे समय वह लघु विरोधाभास भी हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक मुख्य विरोधाभास में एक मौलिक पहलू तथा अन्य छोटे छोटे पहलू भी हो सकते हैं। उदाहरणतः साम्राज्यवाद के युग में साम्राज्यवादी गुट में एक ओर तथा समाजवादी व औपनिवेशिक देशों में दूसरी ओर विरोधाभास मुख्य रूप का हो सकता है। सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य के बीच विरोधाभास मुख्य विरोधाभास का मुख्य पहलू है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि कौन सा विरोधाभास अंतर्विरोधात्मक है तथा मुख्य रूप का है अथवा लघु रूप का है, और कौन सा विरोधाभास गैरंतर विरोधात्मक अथवा किस पहलू को मुख्य अथवा लघु कहा जाए ऐतिहासिक, सामरिक, सापेक्ष परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रैक्टिस। विरोधाभासों के विस्तृत रूप के विश्लेषण के आधार पर माओ ने अपने ज्ञान के सिद्धांत की व्याख्या की थी। अपने सुप्रसिद्ध निबंध ऑन प्रैक्टिस 1973 में उन्होंने कहा था कि वास्तविक संसार का हमारा समस्त ज्ञान हमें ठोस अन्ययन तथा अनुभविक विश्लेषण से प्राप्त होता है। उन्होंने मात्र किताबों से मिलने वाले ज्ञान तथा सहजबोध सिद्धांतवाद का विरोध किया। उदाहरणतः उन्होंने कहा कि यदि कोई चीन के समाज को समझना चाहता है तो उसे उस समाज के वर्गीय ढांचे को समझना होगा, उसे भूस्वामित्व के प्रतिरूप को जानना होगा तथा चीन की अर्थव्यवस्था पर साम्राज्यवाद के प्रभाव को ध्यान में रखना होगा। बिना निरंतर आनुभाविक वास्तविकता के सिद्धांत मात्र एक मतांधता बनकर रह जाता है। आनुभाविक वास्तविकता को समझने के लिए माओ ने दो चरणों की बात की थी, चिरस्थायी चरण तथा प्रत्ययात्मक वर्ण। चिरस्थायी चरण पर हमें वास्तविकता का संकेत हमारी इंद्रियों से मिलता है। यह इंद्र आधारित ज्ञान प्रत्ययात्मक ज्ञान भोगित हो जाता है। उदाहरणतः जब कोई ग्रामीण चीन की आनुभाविक वास्तविकता को देखता है तो उसका ऐसा ज्ञान चिरस्थायी चरण का ज्ञान है। परंतु इस प्रकार की वास्तविकता को देखने के बाद हम चीन के समाज व उसके विभिन्न वर्गों को समझने का प्रयास करते हैं। यह वर्ग होते हैं भूमिहीन, छोटे, मध्य तथा बड़े किसान। दूसरे रूप में यह प्रत्ययात्मक चरण है। 4.4 संयुक्त मोर्चा तथा नवीन लोकतंत्र। माओ जानते थे कि बीन में कुएक इतने सशक्त नहीं है कि वे साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद के विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष जीत सकते हैं। इसलिए उनका मत था कि ऐसी स्थिति में चीनी समाज के अन्य वर्गों की सहायता लेना अनिवार्य हो जाता है। इसी संदर्भ में माओ ने संयुक्त मोर्चे की अवधारणा पर बल दिया था। यह मोर्चा उन सभी विभिन्न सहभागियों का मोर्चा समझा जाने लगा जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध थे। ऐसे संयुक्त मोर्चे का स्वरूप ऐतिहासिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ऐसे मोर्चे का मुख्य लक्ष्य मौलिक विरोधाभास का समाधान करना होगा। माओ ने ऐसे संयुक्त मोर्चे की रणनीति को ऐसे चीन के समाज की रूपरेखा पर लागू करने का प्रयास किया था जिसमें मजदूर, छोटे दुकानदार तथा छोटे पूंजीवादी तथा राष्ट्रीय पूंजीपति किसानों के साथ रहेंगे। यह संयुक्त मोर्चा चीन के लोगों का विस्तृत रूप का संगठन होगा, एक ऐसा मोर्चा जो जापानी साम्राज्यवाद तथा पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध मोर्चा होना था। संयुक्त मोर्चा रणनीति के अनुरूप माओ ने 1940 में चीन के गणराज्य के लिए एक नवीन प्रकार के लोकतंत्र का आह्वान किया था। यह विभिन्न प्रकार के वर्गों के अधिनायक का राज्य होना था। 1945 में उन्होंने एक ऐसी राज्य व्यवस्था का सुझाव दिया था जिसे नवीन लोकतंत्र कहा गया था। जबकि संयुक्त मोर्चे में अधिकांशतः चीन के लोग होने थे, उस मोर्चे में मुख्य स्थिति मजदूरों की थी। इसका अर्थ था कि छोटे दुकानदार व राष्ट्रीय पूंजीपति संयुक्त मोर्चे के सहभागी थे तथा शासकीय मोर्चे में भी वह हिस्सेदार थे, परंतु उनकी स्थिति छोटे कनिक सहभागियों की भांति होगी। उन्होंने ऐसे राज्य को लोगों के लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का नाम दिया था। यह दो पहलुओं का संगम था, लोगों के लिए लोकतंत्र तथा लोगों के शत्रुओं के लिए अधिनायकवाद अथवा साम्राज्यवादियों पर लागू अधिनायकवाद। ठोस शब्दों में लोगों के लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का मतलब था कि शासकीय गठबंधन में कृषक, मजदूर, छोटे छोटे दुकानदार, पूंजीपति तथा राष्ट्रीय पूंजीपति सभी सम्मिलित होंगे। ऐसा करके माओ शास्त्रीय मार्क्सवाद की उसे धारणा जो सर्वहारा के अधिनायकवाद की चर्चा करती थी से हट लोगों के लोकतांत्रिक अधिनायकवाद की बात की थी। वास्तव में माओ ने मार्क्सवाद तथा राष्ट्रवाद को साथ मिलाने का प्रयास किया।